हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। गाइज, आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। गाइज, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से प्रतिवर्ष परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अतः आप इस चैप्टर के प्रत्येक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ध्यान से देखिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए और याद कर जाइए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा और उससे बाहर एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं पूछेगा। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके क्लास के सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा से मैं तैयारी करा दूंगा। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, देख लेते हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 5 जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। सबसे पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या बोलते हैं। ऑप्शन दिया अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस या मिश्र धातु। तो प्रथम वर्ग के सदस्य को क्षारीय धातु कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। आप ध्यान से देखते जाइए और लिखते जाइए। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है। तो आपको पता होगा कि आवर्त सारणी के वर्ग 18 के तत्व को शून्य वर्ग का तत्व कहा जाता है, और इसी वर्ग में जितने तत्व हैं उनको शून्य वर्ग का तत्व कहते हैं। और वही तत्व अक्रिय गैस हैं, निष्क्रिय गैस कहिए या अक्रिय गैस हैं, जिसमें शामिल है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। तो देख लीजिए, इसमें ऑप्शन बी है जो हीलियम दिया गया है। तो हीलियम ही क्या है, शून्य वर्ग का तत्व है। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है। अगला, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। मीथेन में कितना सहसंयोजक बंधन होता है। तो आपको पता होगा कि मीथेन का अणुसूत्र CH4 होता है। ठीक है। तो इसका जो संरचना बनाइएगा तो C ऐसे बॉन्ड बनाएंगे तो देखिए H जुड़ा रहता है ना। तो कितना बॉन्ड हो गया इसमें, 1 2 3 और 4, यानी इसमें सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी है, 4। ऑप्शन बी आपका सही है। फिर से संरचना देख लीजिए, ऐसा संरचना होता है मीथेन का। ठीक है। तो बंधन गिन लीजिए, या 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4। तो सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी हो गई, 4। आपका ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। ऑप्शन है परमाणु का आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु संख्या है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार। और मेंडलीव जो आवर्त सारणी बनाया था उसमें परमाणु द्रव्यमान था। ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी जिसको मोसले बनाया था, याद कर लेंगे, मोसले ने बनाया था, और उसके वर्गीकरण का आधार था परमाणु संख्या। ठीक है। अगला है, अमोनियम के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। तो देखिए, अमोनिया क्या होता है, NH3 है। ठीक है। इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन कितना है, 3 है। तो एक अनुपात क्या हो जाएगा, 3। नाइट्रोजन 1 ही ना है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है। तो आपका एक अनुपात 3 हो जाएगा। ठीक है। आप ध्यान से देखिए और समझते जाइए, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। आगे, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है। तो लोहा एक ही है जिसका परमाणु संख्या 26 होता है। ऑप्शन बी सही है। ठीक। आप सभी तत्वों का नाम और परमाणु संख्या याद कर लें, कम से कम 30 तक याद कर लें। ठीक है। 30 तक है, जरूर याद कर जाएं। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जिसको मोसले ने बनाया था, जो परमाणु संख्या पर आधारित है, उसमें पूछा जा रहा है वर्ग की संख्या कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं। कुल 18 वर्ग हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है। और आवर्त की संख्या कितनी है, 7 है। वैसा ही जो ओल्ड आवर्त सारणी है, पुरानी आवर्त सारणी जिसको मेंडलीव ने बनाया था, ठीक है, उसमें वर्ग की संख्या 9 है और आवर्त की संख्या 7 ही है। आवर्त दोनों में सेम है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो गया, बी। ठीक है, 18। अगला, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है, O3 होता है। ठीक है। ओजोन का अणुसूत्र होता है O3। आप इसको याद करिए, खाली O रहेगा तो नवजात ऑक्सीजन कहेंगे,
O2 रहेगा तो ऑक्सीजन गैस हो गया, और O3 हो गया तो ओजोन हो गया। तो ओजोन में ऑक्सीजन कितना परमाणु है? 3 परमाणु है। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, ध्यान से समझते जाइए। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितना आवर्त होता है? तो पहले मैं बता चुका हूं आपको कि आवर्त सारणी में या तो आधुनिक हो या ओल्ड हो, दोनों में आवर्तों की संख्या 7 है और 7 से अधिक हो भी नहीं सकती है, और आवर्तों की संख्या सिर्फ 7 होती है आवर्त सारणी में। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो अक्रिय, ऑप्शन दिया अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या उदासीन। तो आपको पता होगा कि हीलियम क्या है? एक अक्रिय गैस है। आप याद करें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और आर्गन, रेडन, ये सब के सब क्या है? अक्रिय गैस है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? फिर वही क्वेश्चन आ गया, 7, 9, 8 या 12। तो आपका आंसर होगा कि आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त हैं, टोटल 7 आवर्त हैं। ठीक है, अगला, क्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? क्रिक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन न्यूलन के द्वारा, डोगडेनर के द्वारा, मेंडलीव के द्वारा या मोजले के द्वारा। तो डोगडेनर नामक वैज्ञानिक ने थ्रिक नियम दिया था, डोगडेनर का थ्रिक नियम। ऑप्शन बी सही है, डोगडेनर। ठीक है, अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? समूहों की संख्या माने वर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी में कितना वर्ग है? तो अभी हमने बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग है, जिसमें 18वें नंबर वर्ग को 16वां वर्ग कहा जाता है, और इसी 16वें वर्ग में अक्रिय गैस को रखा गया है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग हैं। ठीक है, अगला, सल्फर परमाणु को 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? सल्फर परमाणु के 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो देखिए, सल्फर एस कितना होता है? परमाणु संख्या 16 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बनाइएगा तो आएगा 2, 8 और 6, 2, 8, 6। तो 72 कक्ष कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 है। ठीक है, सल्फर के 72 कक्ष में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होता है। आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? उदग्र स्तंभ को क्या बोलते हैं? तो देखिए, आवर्त सारणी में 2 स्तंभ होता है, एक ऐसे होता है क्षैतिज और एक ऐसे खड़ा होता है। तो जो खड़ा है उसको वर्ग बोलते हैं, और क्षैतिज है उसको आवर्त बोलते हैं। फिर से याद कर जाइए, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को वर्ग और क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? दीर्घतम रूप किसका प्रस्तुतिकरण है? ऑप्शन है मेंडलीव, मोजले, लोथरमेयर या लुईस पास्चर। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने बनाया था। ठीक है, यहाँ मोजले लिखा, मोजले को ही मोसले कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। आधुनिक आवर्त सारणी कौन बनाया? मोसले ने। ठीक है, मोसले कहिए या मोजले कहिए, बात बराबर है। ऑप्शन बी सही है आपका। अगला, निम्नलिखित तत्व में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? किसमें सबसे ज्यादा अधात्विक गुण है? ऑप्शन है ब्रोमीन, क्लोरीन, फास्फोरस या सल्फर। तो आपका आंसर होगा वह क्लोरीन है जिसमें सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान? किसने कहा था तत्वों का मूल गुणधर्म उसका परमाणु संख्या है, बल्कि द्रव्यमान संख्या नहीं है? ऑप्शन लोथरमेयर, मोजले, मेंडलीव या बोर। तो आपका आंसर होगा मोसले, मोसले या मोजले कहिए। इन्हीं के अनुसार तत्वों का मूल गुणधर्म उनका परमाणु संख्या है, उनका द्रव्यमान नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है? ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, परमाणु साइज का आवर्त फलन होता है, या परमाणु आयतन का आवर्त फलन होता है। तो आपका आंसर होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुण उसके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। ठीक है, आप ध्यान से देखते जाइए और अच्छा से याद करते जाइए और नोटबुक में जरूर लिख लीजिए, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज यानी आकार बढ़ता है या घटता है? किधर जा रहा है? देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो तत्वों के आकार में कैसा परिवर्तन होगा? आकार में कैसा परिवर्तन होगा ये आपको बताना है। देखिए, बाएं से किधर जा रहा है? दाएं। तो आप जैसे जैसे बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु संख्या तो बढ़ेगा, परमाणु संख्या
बढ़ेगा, लेकिन कक्ष का संख्या नहीं बढ़ता है। कक्ष का नहीं संख्या बढ़ता है, इस कारण से क्या होता है, उसमें नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है और परमाणु का आकार घटने लगता है। ऑप्शन बी सही है। यानी आप याद कर लें, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, ठीक है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ता है, ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वुल्फगांग डोबराइनर किस देश से संबंधित है? डोबराइनर किस देश से संबंधित है? यानी आपको बताना है जो डोबरेनर नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने ट्रिक नियम दिया था, वे किससे संबंधित है? डोबरेनर किस नियम से किससे संबंधित है? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। एंड डोबरेनर का घर कहाँ था ये बताना है आपको। तो आपका आंसर होगा जर्मनी के निवासी थे डोबरेनर। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। अगला, मेंडलीव का जन्म कब हुआ था? मेंडलीव का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 1834, 1835, 1836 या 1837। तो आपका आंसर होगा 1834 में मेंडलीव का जन्म हुआ था। अगला है, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो भारतीय संगीत प्रणाली में आप जानते होंगे कि संगीत का सिर्फ 7 ही सुर होता है। सा रे ग म प ध नि सा होता है ना, तो 7 सुर होता है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला, जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? ऑप्शन है 60, 61, 62 या 63। तो उस समय मात्र 63 तत्व ज्ञात थे। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक मात्र 63 तत्व ज्ञात थे। ऑप्शन डी सही है। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? परमाणु साइज से क्या पता चलता है? ऑप्शन है परमाणु का व्यास, परमाणु का त्रिज्या, परमाणु का परिधि या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु का त्रिज्या। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला, 1 pm, pm का मतलब हुआ पिकोमीटर, ठीक है। 1 pm कितने मीटर के बराबर होता है? 1 pm कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10 के पावर माइनस 12 मीटर। 1 pm इक्वल टू 10 के पावर माइनस 12 मीटर। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। अगला, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? किस तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? तो आपको पता होगा, जब किसी तत्व का संयोजकता निकालना होता है तो सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है और जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन आता है, जिसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसी से संयोजकता निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन से संयोजकता यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और 7। तो बाह्यतम कक्ष में कितना हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन है, अतः इसे एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अतः इसकी संयोजकता हो जाएगी 1, ठीक है। 8 में से माइनस कर लेते हैं तो संयोजकता 1 होगी, ठीक है। नेक्स्ट, औष्टक का नियम निम्न से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? औष्टक नियम किसने दिया था? तो याद करें, औष्टक नियम का मतलब है प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। इसी नियम को औष्टक नियम कहा जाता है और औष्टक नियम को न्यूलैंड ने दिया था। यह प्रचलित है न्यूलैंड का औष्टक नियम। ऑप्शन डी आपका सही है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व गुणधर्म निम्न में से किनका आवर्ती फलन होता है? किनका आवर्ती फलन होता है? मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है? ऑप्शन है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन या परमाणुिक आकार। तो आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था? मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था? ऑप्शन परमाणु संख्या, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, परमाणु द्रव्यमान या संयोजकता। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु द्रव्यमान। यानी मेंडलीव ने द्रव्यमान पर तत्वों को सजाया था, जबकि मोसले ने परमाणु संख्या पर तत्वों को सजाया था। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष के तत्वों के विशुद्ध धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है? यानी कहता है, अगर हम क्या करते हैं, आवर्त सारणी ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो क्या होगा? यानी तत्वों का अभिलाक्षणिक गुण क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, नियत रहेगा या अनियमित तरीका से परिवर्तित होगा।
तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ता है। जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, अभिलाक्षणिक जो धनात्मकता है वह बढ़ता है। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। अगला, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति, जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति में क्या होगी, घटेगी, बढ़ोतरी होगी, अपरिवर्तित होगी या अनियमित तरीका से बदलेगी। तो आप याद कर लें कि जैसे जैसे आवर्त सारणी आप बाएं से दाएं जाएंगे उनमें ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति बढ़ने लगती है, ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। आपका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। अगला, कोई तत्व ए आवर्त सारणी के समूह 3 एवं दूसरे आवर्त का एक सदस्य है, तो निम्नलिखित गुणधर्म में से कौन सबसे उपयुक्त है। देखिए, आवर्त सारणी के ए और तीसरे समूह का तत्व है, तो क्या होगा। ऑप्शन ए, द्रव और प्रबल धात्विक, गैसीय एवं धात्विक, ठोस एवं अधात्विक, ठोस एवं कम धात्विक। तो देखिए यहां तीसरे समूह का है, जब तीसरे समूह का होगा तो हमेशा वो ठोस होगा और कम धात्विक होगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है। ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो हाइड्रोजन है वह है आपका फ्लोरीन। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा। इसे बताना कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा। ऑप्शन दिया गया है Na2O, Al2O3, SO2, NO2। कौन सबसे अधिक क्षारीय है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, Na2O सबसे अधिक क्षारीय है। आप इसको याद करते जाएं और जरूर लिख लें। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व कहलाते हैं। समूह 1 यानी वर्ग 1 के तत्व को क्या बोलते हैं। ऑप्शन सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व, क्षार धातु या लैंथेनाइट्स। तो आपका आंसर होगा क्षार धातु। ऑप्शन सी आपका सही है, वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। ऑप्शन समूह 1, समूह 2, अधातु तत्व या समूह 8 है। तो आपका आंसर होगा समूह 2 का तत्व है मैग्नीशियम, ठीक है। Mg12 होता है, इसके 72 कक्ष में कितना आता है, इलेक्ट्रॉन 2 आता है, अतः दूसरे समूह का तत्व है। अगर तत्वों के निम्नलिखित जोड़े में किनके रासायनिक आचरण समान होते हैं, यानी किन तत्वों का रासायनिक गुण जो है समान होगा। यहां ऑप्शन दिया गया है सोडियम, एल्युमिनियम, आर्गन और पोटेशियम, बोरान और जर्मेनियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है। यह इसलिए होगा क्योंकि यह एक ही वर्ग के तत्व हैं, समान वर्ग के तत्व हैं। अगला है, निम्नलिखित तत्व में से किसकी संभावना है कि यह अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है, यानी कौन अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित करेगा। तो देखिए ऑप्शन दिया AS, BE, B या BR। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, BR, ठीक है। यह अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है। ऑप्शन डी सही है। अगला, क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। क्लोरीन के 72 कक्ष में, तो क्लोरीन Cl17 होता है परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन में होता है 2, 8 और 7। तो 72 कक्ष कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है। तो चलिए गाइज, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो PS कोचिंग सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से आपकी पढ़ाई की जाती है और सभी विषयों का पढ़ाई बहुत ही बढ़िया आपका हो जाएगा, वो 12th हो या 10th हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।